तो बच्चों स्क्रीन सबको क्लियर है। आज का जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, क्लास 7th और क्लास 8th दोनों के लिए काफ़ी अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके जो स्कूल का जो स्कूल में आपके एग्जाम्स आते हैं और प्लस जो गुरुकुल और एपीएस की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल हैं वो दोनों ही इसमें से आएंगे आपके। लेकिन सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है कि फोर्स एंड प्रेशर ये दोनों चैप्टर कंबाइंड क्यों है। ठीक है, क्योंकि फोर्स एक अलग चीज़ है और प्रेशर एक अलग चीज़ है ना। यही है, या फोर्स और प्रेशर दोनों सेम है। तो ये अभी हम स्टडी करेंगे कि फोर्स और प्रेशर को दोनों को एक ही चैप्टर में क्यों कंबाइंड किया गया है। ठीक है, शैल वी स्टार्ट। ओके, तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के जो लेक्चर के अंदर वो हैं फोर्स। पहले तो इनका जो इंट्रोडक्शन है फोर्स का प्रेशर का वो क्या है, फोर्स होती क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स किस यूनिट के अंदर मेजर की जाती है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हाँ सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूं फोर्स की, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अगर एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है और उसको हम मूव कर रहे हैं। दूसरा, डोर को हम खोल रहे हैं, ओपनिंग अ डोर। बकेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग अ ड्रॉर को खोल रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, हिटिंग द बॉल विद द बैट। ठीक है, ये सभी इन कंडीशंस के अंदर कॉमन चीज क्या है, पहले मुझे ये बताओ, विच इज कॉमन अमंग दीज सिचुएशंस। इन सभी सिचुएशन के अंदर कॉमन क्या है, कोई बताएगा? पुश एंड पुल। ठीक है, और कोई? तिजिल, आवाज तो मेरे ख्याल में ठीक है सभी के लिए। बताओ भाई क्या कर रहे हैं। पुश एंड पुल बेसिकली चीज क्या होती है? पुश मतलब धक्का मारना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, यही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ एक जो टर्म है जो हम चैप्टर स्टडी करें जिसका नाम है फोर्स। पुश और पुश और पुल ये दोनों फोर्स की ही तो डेफिनेशंस हैं भाई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल कर रहे हैं जिससे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। हमने इससे पहले मोशन एंड टाइम भी पढ़ा था, किसी को ध्यान में हो तो पढ़ा था हमने मोशन एंड टाइम। तिजिल बेटा वॉइस तो सभी को आ रही है, आप एक बार चेक करो। वही तो कह रहा हूं ना, चेंज इन डायरेक्शन जो होता है ना वो तो अच्छी बात है, आपकी डायरेक्शन का चेंज हो जाता है, लेकिन वो हमने पढ़ा था मोशन एंड टाइम के अंदर। अभी जो पुश और पुल होता है ना, पुश और पुल को सिंपली हम बोलते हैं भी हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, धक्का दे रहे हैं, यही होता है। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, अब वो तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी अगर आप उसको मूव कर रहे हो तो। डोर को खोल रहे हैं लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज होती है। बकेट को लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉर को खोल रहे हो, फुटबॉल को किक कर रहे हो, ठीक है, बैट से बॉल को हिट कर रहे हो। तो ये सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है फोर्स, पुश एंड पुल। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं इन पिक्चर से हमें क्या रिप्रेजेंट होता है। ये जो पिक्चर्स हैं इनसे हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, इसमें दिया हुआ है टग ऑफ वॉर, जो हम कई बार अपने इंस्टीट्यूट में भी खेलते थे फ्री टाइम के अंदर, याद है? प्ले टाइम में मेरे ख्याल में इन सबको याद होगा, अंश को, तिजिल को, देवेश को। ये तो आपने टग ऑफ वॉर तो खेला हुआ है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों साइड से फोर्स की जा रही है। किस चीज को? रोप को हम पकड़ रहे हैं, अपनी साइड खींच रहे हैं, दूसरी टीम है वो भी खींचती है और इस वाली टीम है ये भी खींचती है। तो ये एक फोर्स लगा रहे हैं अपनी साइड मूव करने के लिए। उसके बाद अगली जो फोटो है, हाँ बिल्कुल पुलिंग, अगली फोटो में क्या है, ये है आपका तीर कमान, हिंदी में बात करता हूं, बो और एरो, है ना। तो अगर हम एरो को पीछे खींच रहे हैं तो वो हम एरो को बैकवर्ड साइड पुश कर रहे, सॉरी पुल कर रहे हैं और फिर उसको छोड़ देंगे। सेकंड क्या है, फ्लैग को रेज कर रहे हैं, बॉक्स को पुल अप कर रहे हैं, डोर को ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं किसके? फोर्स के। ठीक है, तो फोर्स का कंसेप्ट है या फोर्स होती क्या है ये तो सबको पता ही है। पुश एंड पुल मींस फोर्स,
एक सिंपल भाषा में जो आपका डेफिनेशन है वो यही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको और बता देता हूं मैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। अ फोर्स कैनॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। जो फोर्स है वो बेसिकली पुश और पुल या दोनों ही होती हैं, और फोर्स को हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं, और फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पुश की अगर बात करता हूं तो ये क्या होता है, अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अवर बॉडीज, यानी धक्का देना। अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो यानी उस चीज को अपनी बॉडी से हम दूर कर रहे हैं। पुल का मतलब क्या होता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स जिससे कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो हमारी बॉडी के पास आ जाए, यही होता है ना पुल। तो पुश और पुल और दोनों चीजें यही फोर्स को बनाती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुश और पुल का इसका एग्जांपल क्या है, गिटार को प्ले करना, लकड़ी को काटना, फ्लोर को स्क्रब करना, बोट को रो करना, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे सिंपल जो आपकी डेफिनेशन है फोर्स की वो क्या है, इट इज बेसिकली पुश और पुल और बोथ। बस पुश और पुल आपको पता ही है क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो विदाउट एन इंट्रैक्शन द फोर्स कैनॉट बी अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विदाउट एनी इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब तक आप किसी चीज को किसी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे, उससे छेड़ोगे नहीं, उसके साथ हरकत नहीं करोगे, तब तक आपकी जो फोर्स है वो अप्लाई की हुई नहीं मानी जाएगी। यही बात होती है ना, अगर एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, वो तब तक रेस्ट के अंदर रहेगी, तब तक उसी सिचुएशन में रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। एम आई राइट? यही है ना, विदाउट एनी इंटरेक्शन या विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हम किसी भी चीज को मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं होगी तो मीन्स फोर्स आपकी अप्लाई नहीं हो रही है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। हम यहां बात कर रहे हैं स्टेट की, नॉट डायरेक्शंस की। मोशन के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। जैसे अब हमने जैसे वो मतलब अब कार इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, यही होता है ना। और धीरे धीरे जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो एक पॉइंट पर आके रेस्ट पे आ जाएगी। तो फोर्स के अंदर क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करते हैं बाय इंट्रैक्शन और बाय फिजिकल कांटेक्ट, ओके। अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। फोर्स के इफेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं कि जब भी हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई तो उसका क्या इफेक्ट रहा। सबसे पहला, चेंजेस द शेप टेम्परेरीली, भाई उस चीज की शेप टेम्परेरीली चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्ले की बात करता हूं, क्ले हम सबने देखी होगी, उसको अगर हम दबाते हैं या उससे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी क्या होती है, शेप वो चेंज होती है, लेकिन वो होती टेम्परेरीली है। यानी अगर स्टार्टिंग के अंदर अगर वो आपको क्ले गोल आई थी या किसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आई थी या स्फेरिकल फॉर्म में आई थी, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई चीज फोर्स अप्लाई करी तो उसकी शेप चेंज हो गई है। पहला तो पॉइंट ये हो सकता है टेम्परेरी। अगला है चेंजेस द शेप परमानेंटली। शेप परमानेंटली के जो चेंजेस हैं उसका एग्जांपल कौन देगा भाई, भी हमने पर्टिकुलर चीज पे फोर्स लगाई और उसकी शेप परमानेंटली चेंज होगी, उसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? क्या हो सकता है भाई? नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम गाड़ी को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं और उसके स्टेयरिंग पे हम फोर्स लगा के उसको राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो गाड़ी आपकी राइट हैंड साइड मूव होती, मींस डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विद द हेल्प ऑफ फोर्स। दूसरा है चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम साइकिल की बात करते हैं या गाड़ी की बात करते हैं, हम अगर, हाँ बिल्कुल सही है देवेश, मेटल है, मेटल के ऊपर अगर आप शेप थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाते हो तो उसकी शेप परमानेंटली चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल पे आप जितना ज़ोर से पैडल मारोगे, जितना फोर्स आप ज़्यादा लगाओगे, उतनी तेज़ आपकी साइकिल चलेगी।
ऐसे ही गाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेटर के ऊपर आप जितना अपने पैर को दबाओगे उसको, उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है ना। लास्ट है स्टॉप सम मूविंग ऑब्जेक्ट और मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट और मेक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, यानी फोर्स जो है उसका इफेक्ट इतना सॉलिड होता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकती है और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को वो मूव करवा सकती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जो ये बच्चे थोड़े लेट जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है। फोर्स बेसिकली चीज क्या होती है? इट इज बेसिकली पुश एंड पुल। ठीक है, और बोथ। पुश का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी बॉडी से दूर भगाते हैं वो पुश होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं तो वो पुल होता है। और दोनों के कंबाइंड, यानी पुश एंड पुल दोनों के कंबाइंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, लाइक प्लेइंग अ गिटार, उसमें पुश और पुल दोनों हो रहा है। सॉइंग वुड, स्क्रबिंग द फ्लोर, रोइंग अ बोट। ठीक है, यही चीज निकल के आती है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसकी जो स्टेट है, यानी जो उसकी हालत है, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है ना। लाइक इफ अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, इट विल रिमेन एज इट इज, बिना हिले वहीं पड़ी रहेगी। और उसके बाद हमने पढ़े इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? शेप को टेम्परेली चेंज करना या परमानेंटली चेंज करना, डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करना। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो मेरे ख्याल में ये इतना तो आपका बेसिक पार्ट है, ये तो सबको पता होगा, क्लियर भी हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। बुक अगर एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, हम जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुक अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, यानी इधर बाय पुश और पुल। अगर बुक को हम थोड़ा सा अपने हाथ से दूसरी साइड मतलब सरकाएंगे तो वो पुश होगा, अगर बुक को हम थोड़ा अपनी साइड खींचेंगे तो वो पुल होगा। और ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अब ये मान के चलो, when you try to push a wall of your classroom it will not move, क्योंकि वो हमारी हद के बाहर है, हुआ ना, लेकिन फोर्स तो लगी। अब कईयों के मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि सर अगर क्लासरूम की दीवार ही हमने तोड़नी है या खिसकानी है तो यार हम बाहर से क्रेन भी ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, तो वो अलग तरीके की फोर्स होती है। फोर्सेस की क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होती है, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको फोर्स ही चाहिएगी। मतलब वो बड़ी फोर्स चाहिएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैसी फोर्स नहीं चाहिए कि जो हम कर सकते हैं। मतलब हम नहीं कर सकते दीवार को मूव। ठीक है, बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड बाय यू इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दैट वॉल। आगे ना बात। ठीक है, तो किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए या मूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल वॉल को या कुछ भी ऐसी चीज है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक सब्सक्राइब्ड एक फोर्स होती है, जो फोर्स उसके लिए सफिशिएंट है। अगर हम वो फोर्स उसको नहीं देंगे तो वो चीज मूव नहीं होगी, एज इट इज स्टेशनरी रहेगी। ओके। दूसरा, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल क्या है कि फुटबॉल प्लेयर्स किक्स अ फुटबॉल टुवर्ड्स गोल। गोल की फुटबॉल प्लेयर ने फोर्स अप्लाई करी किसके ऊपर? फुटबॉल के ऊपर गोल करने के लिए। वहीं ऑपोजिट साइड में जो गोलकीपर था उसने फोर्स को अप्लाई किया बॉल को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, बाइसाइकिल और कार स्टॉप्स व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स। मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट व्हेन यू अप्लाई फोर्स विद योर हैंड्स। तो इसमें 3 एग्जांपल्स हैं आपके। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट के ये एग्जांपल थे। ठीक है, और दूसरा, पहला हमने क्या पढ़ा था? फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स, मोशन, टाइम, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, ये पांचों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनका कंसेप्ट समझो और यही चीज तुम्हें बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगी। ठीक है, अब ये तुमने देख ही रखा है कि जो बाइसाइकिल होती है उस पर हम पहले तो फोर्स लगाते हैं पैडल से, ठीक है, ताकि बाइसाइकिल की स्पीड बढ़े, वो मूव और तेजी से हो। उसके बाद हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते ही वो बाइसाइकिल रुक जाती है। तो ब्रेक जो हमने लगाई वो किस चीज़ के लिए लगाई? उसको रोकने के लिए। ऐसे ही बॉल है, अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं
तब भी हमने फोर्स लगाया, और बॉल को हमने कैच किया यानी मूविंग बॉल को हमने पकड़ा तो भी हमने फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। ठीक है। थर्ड है आपका फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हम सभी इसके इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट। ठीक है, यानी बॉल एक मोशन के अंदर बैट्समैन के पास आई, बॉलर ने एक मोशन में बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी, बैट्समैन ने उसको प्ले किया या शॉट मारा या डिफेंस किया, वहीं लगते ही बॉल उसके बैट से जब दोबारा नीचे गई तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया। अगला है टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर, पहले बात तो जो एक टेनिस प्लेयर ने दूसरे टेनिस प्लेयर के पास जब बॉल भेजी सर्विस के दौरान, उसके बाद दूसरा जो प्लेयर था उसने दोबारा फेंका, यानी रिटर्न या सर्विस किया, उस टाइम के ऊपर जो बॉल की डायरेक्शन थी मोशन की वो चेंज हुई। बोथ आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। ठीक है। फिर आपका फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ स्विंग मेक इट्स मूव फास्टर। हम ये झूला लेते हैं, पीछे वाला एक बंदा होता है वो यही कहता है ना भी और तेज कर भाई, तो वो एक एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज करने का विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अगला है पुलिंग अ स्विंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मेक इट स्लो डाउन, और उसी को अगर आप थोड़ा सा खींच लोगे अपनी साइड तो वो स्लो हो जाएगा। अगला स्पीड ऑफ साइकिल है, उसको आप फटाफट पैडल मार रहे हो, जोर जोर से फोर्स लगा रहे हो तो स्पीड ऑफ साइकिल की ज़्यादा हो जाएगी बाई अप्लाइंग फोर्स ऑन द पैडल। ठीक है। अगला है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ थी, हमने इसमें एग्जांपल क्या लिया कि फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर और क्लोथ्स। हमने पेपर या क्लोथ्स को फोल्ड किया तो उस केस में उसका जो शेप था और साइज था वो चेंज हो गया। आटा गूंथते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो आटा होता है वो किस कंडीशन में होता है और लास्ट में वो किस कंडीशन में आ जाता है, और आटा गूंथने के बाद जब रोटी बनती है तो वो टोटली अलग सी कंडीशन में आ जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। और ये इफेक्ट्स जो है ना फोर्स के, ये भाई आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपरों के अंदर कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है ना। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस चीज़ के अंदर कितना कितना बताना है, वो डिपेंड करता है भी आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा गया अगर आपको 1 नंबर का, तो आप सिंपली नाम लिख सकते हो इन पांचों का। ठीक है, बी फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप 1 नंबर में लिख सकते हो। अगर आपको 1 से ज़्यादा का आता है तो उस केस के अंदर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको एग्जाम्पल ज़्यादा देने होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्क्वीज अ ट्यूब ऑफ पेंट और टूथपेस्ट। इसको आप बिल्कुल खींच दे, मतलब स्क्वीज कर देते हो तो पेस्ट बाहर निकल जाती है, तो उसका ऑब्जेक्ट का पूरा साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि फोर्स जो है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकती है। ओके, अब यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के यूनिट क्या है? फोर्स के यूनिट का मतलब क्या है कि, एक मिनट, हाँ अभिनव बोलो भाई। सर फोर्स कैसे चेंज करेगा डायरेक्शन? फोर्स तो डायरेक्शन तो चेंज ही कर रहा है यार, और क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ यार डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। देखो, एग्जाम्पल हमने लिए ना जो, वो किसके लिए हैं? टेनिस के और क्रिकेट के। ठीक है, अब फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, मोशन, टाइम, ये सारे जुड़े हुए देवेश आपस में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फोर्स डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है भाई। अब एक ये मान के चलो, अभिनव तुमने क्रिकेट देखा होगा, बॉलर है वो एक डायरेक्शन के अंदर बॉल फेंक रहा है, तो बॉलर ने सबसे पहले एक फोर्स लगाया और बॉल को डायरेक्शन दी स्ट्रेट बैट्समैन की तरफ पे। उसके बाद बैट्समैन ने जैसे ही बैट के साथ कांटेक्ट किया बॉल का, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो बैट्समैन ने बैट के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स से डायरेक्शन बॉल की चेंज होगी। ऐसे टेनिस में होता है ना, वो चीज़ है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ये। वो तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई मैं बताता रहा हूँ तुम्हें, फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर और फोर्स के अंदर हमें ही यूँ लगता है यार बात तो एक ही तो है, प्रेशर भी तो दबाव लगा रहा है और फोर्स भी दबाव लगा रही है, लेकिन दोनों के टर्म्स अलग अलग हैं।
तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। भी फोर्स को नापा किस यूनिट में जाता है? अगर फोर्स को हमें तोलना हो भी इस चीज़ के ऊपर कितनी फोर्स लगी है, तो हम कैसे डिक्लेयर कर पाएंगे? वो कर पाएंगे उसके यूनिट से। तो जो ऐसा यूनिट है फोर्स का, वो क्या है आपका? न्यूटन। और न्यूटन एक साइंटिस्ट भी था भाई, था ना? सबको याद होगा आइजैक न्यूटन। हाँ, सो इसको किस लेटर से नोट किया जाता है? एन से। अगर 100 ग्राम का वेट है, अगर हम उसको मेजर करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, तो वो होता है 1 न्यूटन। 200 ग्राम मीन्स 2 न्यूटन। सो फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं kgf से। ये एक बार इसकी ना कोई आपसे पूछता है कि भाई यूनिट न्यूटन की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, या किलोग्राम फोर्स की वो बताओ, तो ये एक पर्टिकुलर आप किसी चीज़ के भी ले सकते हो। कि जैसे अगर हम 100 ग्राम की बात करते हैं, ठीक है, सो 100 ग्राम वेट मेजर ऑन योर पाम। हाथ के ऊपर 100 ग्राम वेट को हमने मेजर किया, तो उसको जो हमने भाई जो उसका वो आया ना निकल के, जो फोर्स आई उसकी निकल के, वो आई 1 न्यूटन। ऐसी 200 ग्राम पे 2 न्यूटन होती है। ठीक है, ऐसे ही फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास के 1 kg वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सबको पता ही है, नहीं है तो एक्स और वाई एक्सिस हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, जो स्टैंडिंग वॉल है वो आपकी वर्टिकली होती है, और जो लेटी हुई वॉल है वो आपकी हॉरिजॉन्टली होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मतलब आप हमें फोर्स रिक्वायर्ड हुई 1 किलो के मास को लिफ्ट करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको अब क्या बोल दिया हमने? 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, इसको हम केजीएफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 केजीएफ की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 न्यूटन। और 1 केजीएफ होता है आपका 1000 ग्राम फोर्स के बराबर। ठीक है, तो ये आपके यूनिट्स हो गए फोर्स के। अब नेक्स्ट है आपका इसी में ही फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक ही स्लाइड्स के अंदर मैंने कोशिश करी है आपको फ्रिक्शन समझाने की। तो फ्रिक्शन क्या होती है भाई, ये तो मुझे थोड़ा आप बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होती है सिंपल शब्दों के अंदर, और कब होती है? हम्म, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन भाई? फ्रिक्शन कब होती है? इट ऑकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, कोई भी दो सरफेसेस हैं, या आप ये लेके चलो कि साइकिल है आपकी। हाँ, साइकिल आपकी रोड के ऊपर चल रही है, तो जो साइकिल का पहिया और रोड है, ये दोनों आपस में जो सरफेस है ये आपस में कांटेक्ट बना रहे हैं ना, तो उस टाइम पर फ्रिक्शन होती है। ठीक, ठीक है ना? मीन्स इट ऑकर्स व्हेन टू सरफेसेस आर मूविंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर्स। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं? एक तो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस, और दूसरा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तन्मय। फोर्स दैट ओपोजेस एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। सो ये भी फ्रिक्शन भी है। कौन सा बर्फ है? तो उसमें पाएगा, फिर कहाँ फिर
अब आगे की स्क्रीन एक्चुअली तो अब तो ठीक है। ठीक है, कई बार थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, उसकी वजह से ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, वो क्या होती है? फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट और फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, वो मैटर करती है। अब मुझे ये बताओ, हाँ आवाज़ आ रही है क्या? फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? पहले ये बताओ भाई सारे के सारे। हम फ्रिक्शन पढ़ तो रहे हैं, फोर्स का चलो मान लिया, फ्रिक्शन कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये कौन बताएगा? तेजिल फुल होनी चाहिए फ्रिक्शन है? बेटा एक बात बताओ, ये तो सबको पता ही होगा कि अगर हमारे जो बेड हैं या अपने पास जो लगेज होता है, पहले अटैची आती थी ना, वो कितनी भारी होती थी उठाने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, मतलब उसको हम अगर रखते भी थे ज़मीन के ऊपर, कोई अभी खींच लो तो खींचने में कितना टाइम लगता था, उसको भारी बहुत होती थी। लेकिन फिर किसी समझदार इंसान ने क्या किया कि उसके नीचे ना व्हील्स लगा दिए। तो आजकल ट्रॉली वाली लगेज वाली ट्रॉली आ रही है ना अपने लिए, तो वो व्हील लगाने से अपनी फ्रिक्शन रिड्यूस हुई या ज़्यादा हुई, ये मेरे को बताओ। तीजिल बताएगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। और कौन बताएगा? अभिनव, शिवम, दिव्यांश, तन्मय, नमन, बताओ भाई। बेटा आराम से समझो, देखो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ, जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? पहले तुम ये बताओ, ज़्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पहले तो ये बताओ। फ्रिक्शन ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा तुम्हारी ऑब्जेक्ट कम मूव करेगी। ये तो मानते होगे, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि भाई अगर एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है उसका मेरे को बताना, कि हमारे पास पहले स्टार्टिंग में अटैचियाँ होती थी पुराने टाइम के अंदर, बड़ी बड़ी, है ना, वो हम खींच के लेके जाते थे, अपने घर वाले लेके जाते थे, तो कितना भारी उठाना पड़ता था, यानी उसको क्या करना पड़ता था, पुल करना पड़ता था, है ना, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती थी उसके ऊपर उठाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ समझदार इंसानों ने उसके नीचे दे दी, व्हील्स दे दिए, तो उससे क्या होने लग गया, वो जैसे ही फर्श के कॉन्टैक्ट में आया, वो तो मैं समझ गया बात तुम्हारी, कि अगर मान लो अगर हम टाइल्स के ऊपर अपने उसको उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में बहुत स्मूथली वो चीज़ चली जाएगी। हाँ, अगर आपका सरफेस रफ है तो उस केस में तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, वो तो मैं समझ गया। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन हमारी कम होनी चाहिए ना, हमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें फ्रिक्शन कम करने के लिए काफ़ी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अब तुम्हें इसमें भी बताया हुआ है कि सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट फ्रिक्शन, या तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दूसरा है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ द सरफेस, यानी अटैची का अगर वेट ज़्यादा है और फिजिकल जो कंडीशन है सरफेस की वो भी आपकी ख़राब है, तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में दोनों ही मारे गए, है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। पर अगर सरफेस आपका स्मूथ है और वजन भी कम है तो फ्रिक्शन कम होगी यार, यही हुई ना। तो अब ये बात समझो कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहला है बॉल बेयरिंग को इंट्रोड्यूस करना। अपने साइकिल के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, या जो आपने ड्रॉर देखी होंगी, ड्रॉर के अंदर साइड में चैनल होते हैं, तो उनमें देखी ना तुमने, वो लोहे की गोलियां सी होती हैं, वो इसलिए डलती है ताकि जैसे ही हम ड्रॉर को आराम से खोलें और बंद करें तो वो इजीली खुल जाए और इजीली बंद हो जाए, फ्रिक्शन कम हो। दूसरा, व्हील और एक्सेल, यानी गाड़ियों के अंदर जो व्हील लगे होते हैं वो इसलिए होते हैं
उसमें भी ये देखा जाता है भी व्हील्स की, भाई जो एक्सल हमने लगाया है वो व्हील्स को कितनी इजीली मूव कर रहा है। फिर उसके बाद यूज ऑफ लुब्रिकेंट सच एज ग्रीस और ऑयल। गाड़ियों में ट्रैक्टर के अंदर हम ग्रीस क्यों लगाते हैं, दरवाजों पर ग्रीस क्यों लगाते हैं, ताकि वो इजीली बंद हो जाएं, शोर कम करें। और अगर आप ग्रीस नहीं लगाओगे तो कई बार दरवाजों में चूं चूं की आवाज़ आती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है इसलिए होती है। अगला यूज़ ऑफ एयर किशंस, यूज़ ऑफ रोलर बियरिंग। तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी फ्रिक्शन कम हो सके और इजीली आप वो चीज़ को कर पाओ, कम प्रेशर कम फोर्स लगे उसके ऊपर। ठीक है, अब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस की बात करता हूं तो उसमें क्या हो, इनेबल्स पीपल टू रन एंड वॉक विदाउट फॉलिंग और स्लिपिंग, enable us to write on paper, enable a car to stop when the brakes are applied, enables an object to be stationary, music instruments can produce sound, allow vehicles to travel on the road without slipping। ठीक है ना, ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर जाती है, causes the surface of objects to wear out, cause less effectiveness of moving machine, हीटिंग भी प्रोड्यूस कर सकती है, कई बार ज़्यादा सरफेस की प्रॉब्लम वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है फ्रिक्शन से। ठीक है, साउंड पोल्यूशन भी होता है क्योंकि आवाज़ आती है ना, ये जैसे गाड़ियों में आवाज़ें आती हैं, अगर हम ग्रीस नहीं डालेंगे तो आपके जो गाड़ियों के दरवाजे वो आवाज़ करेंगे ना, तो वो साउंड पोल्यूशन का ही है एक। इंक्रीजेज कॉस्ट व्हेन वॉर्न आउट ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वंस। ठीक है, जो खराब चीज़ें हो जाएंगी अगर उसकी कॉस्ट भी तो अपने को बियर करनी पड़ेगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, ये आपके फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर एक और आ गया अपना व्हाट इज प्रेशर। अब हम बात करेंगे प्रेशर के ऊपर। ठीक है, सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेशर इज बेसिकली अ फोर्स, लेकिन किस टाइप की, फिजिकल फोर्स exerted on an object. So the force applied is perpendicular to the surface of the objects per unit area. अब ये बात ध्यान रखो, force applied per unit area is known as pressure। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, इन्होंने तो पर्टिकुलर बता दी कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली अगर छोटी डेफिनेशन की बात करूं तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भाई, फोर्स का जो यूनिट है वो तो आपका है न्यूटन और प्रेशर का यूनिट है आपका पास्कल, और दोनों में रिलेशन क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी प्रेशर, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यूनिट्स क्या है प्रेशर के, पास्कल्स। और प्रेशर कितने टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक, डिफरेंशियल एंड गॉज प्रेशर्स। अब इन दोनों के बीच का, फोर्स का और प्रेशर के बीच का जो रिलेशन है वो देखो आप। पहले में बताया हुआ है एयर प्रेशर का। ठीक है, पुश एंड पुल, जो हम पंप यूज़ करते हैं हवा भरने के लिए, उसको हम यही करते हैं ना, पहले तो अपने आप खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, उससे प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं हवा। और वो प्रेशर आपकी पूरी, मतलब सॉरी, इससे एक प्रेशर जनरेट हुआ पुश और पुल से, और उससे जो हवा जनरेट हुई वो आपकी चलेगी पंप के थ्रू, किसमें, साइकिल के अंदर। सो अ फोर्स इज अप्लाइड टू द पंप टू प्रोड्यूस एयर प्रेशर, और हम परपेंडिकुलरी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है ना, तो रिलेशन आ गया होगा समझ में आपको, फोर्स एंड प्रेशर का। नेक्स्ट है आपका ये एक इन्होंने बताई हुई है कि ओटो वॉन ग्रिक नाम से एक जर्मन साइंटिस्ट था 17वीं सेंचुरी का, जिसने एक पंप को इन्वेंट किया था टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल। इस पंप की हेल्प से उसने डेमोस्ट्रेट किया ड्रामेटिकली दैट द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। एक मिनट, इसको अच्छी तरह क्लियर बताता हूँ आपको।
तो उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोस्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। उसने दो मेटेलिक हेमिस्फीयर को ज्वाइन किया, दोनों का डायमीटर था 51 सेंटीमीटर, और उसके अंदर एयर पंप आउट कर दी उसके अंदर, और उसने 8 हॉर्सेस को इस हिसाब से लगाया जिससे कि दोनों साइड से 8 घोड़े इधर और 8 घोड़े इधर, दोनों साइड से उसको प्रेशर कर रहे हैं जिससे कि वो अपार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन जितना भी ज़्यादा, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो वो एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा था, फोर्स ऑफ एयर प्रेशर का, कि वो 8 घोड़ों से भी वो चीज़ हेमिस्फीयर को अलग नहीं कर पाई। ठीक है, तो प्रेशर और फोर्स का कुछ इस तरीके से आपस के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक भाई सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो इस जो आपके टॉपिक है फोर्स, फ्रिक्शन और इसके, इन सभी के जो आपके नोट्स हैं वो मैं सारे के सारे इसके ऊपर आपके इसके ऊपर कर देता हूँ। ये स्टडी मटेरियल तुम स्टडी करते हो नहीं करते भाई? जो आपकी ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल नाम से एक चीज़ है, ठीक है ना, उस पर देखा करो। उस पर सारा का सारा जो भी पीपीटीज हैं या जो भी असाइनमेंट्स हैं या जो भी कोई नोट्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आते ही आते हैं, लेकिन साइड बाय साइड उस स्टडी मटेरियल के ऊपर के भी आ जाती हैं, तो वो भी देखा करो ताकि तुम्हें रिवीजन करनी आसानी हो। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम्हारा 5-1 मिनट का ब्रेक है। अभी नेक्स्ट क्लास तुम्हारी मैथ की होगी शुरू। ओके।